हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है बच्चों, भौतिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिए हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का जो अग्रदीप होता है, हेडलाइट, इसमें कौन सा दर्पण लगता है? तो कार के अग्रदीप में लगता है अवतल दर्पण, क्योंकि इसके द्वारा एक शक्तिशाली और समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है और प्रकाश को ये फैलाता है। अगला है किसी वाहन का पीछे का दृश्य देखने के लिए पश्च दर्पण। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लगाते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा पीछे आ रहे वाहनों का सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, बड़े से बड़ा जो ट्रक है ये है, वो छोटे से आईने के अंदर सब कुछ आ जाता है। सौर भट्टी में कौन सा भट्टी लगाते हैं? तो सौर भट्टी में लगाते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, जिससे उष्मा ज़्यादा हमें प्राप्त होती है, एक जगह पर फोकस होती है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो देखो बच्चों, जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। ये इतना लिखना है आपको, और उसके बाद ये चित्र बना के आपको दिखा देना है, ये वाला। ठीक है, ये वस्तु है, देखो यहाँ से आके टकराएगी और ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, यहाँ पर है तो यहीं पे बनने सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ये चित्र बना देंगे। अगला प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आते हैं, परावर्तन के नियम। ठीक है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो क्या होता है बच्चों परावर्तन के नियम? इसके 2 नियम है। ठीक है, प्रथम नियम है कि जो आपतित किरण होता है, ये जो देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और इस तल को आपतन तल कहा जाता है, और ये चित्र ज़रूर बनाना है। ठीक है, दूसरा नियम, तल के अभिलंब, जो आपका परावर्तन कोण होता है और जो आपका आपतन कोण होता है ना, वो आपस में बराबर होता है। जितना आपतन कोण है वही परावर्तन कोण होता है। ये ज़रूर लिख देंगे कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 2 नियम है। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। पिछले साल नहीं है तो क्या पता इस साल ये वाला आ जाए। इसमें क्या होता है, चित्र वो वाला बनेगा, है ना, ऐसा बनाओगे, ऐसा आकर टकरा कर ऐसे मुड़ जाता है, ये वाला चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, ठीक है, एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या होती है साइन आई और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, एक नियतांक। अलग से भी कभी कभी आ जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखिए। किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। ये 2 लास्ट ईयर में पूछा गया तो बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखो, हमसे क्या बोला गया है कि वस्तु लेंस के सामने, देखो ये वस्तु है, ठीक है, ये जो लेंस होता है ना, ये वस्तु सामने रख लेंगे। कह रहे हैं वस्तु लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। यह है वस्तु, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है ये। ठीक है, बिंदु ओ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण ओ ए, इसके समांतर ओ ए लेंस से निकलकर ए एफ दिशा में जाती है, यहाँ से निकलकर यहाँ जाती है फोकस से होते हुए। ठीक है, और ओ से सीधी निकल जाती है। ये चित्र बना दोगे, आपको फिर ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चित्र बना दोगे और मेन मुद्दा लिख दोगे तो आपका काम खत्म। ठीक है, ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाने पर आई पर मिलती हैं। ठीक है, ये जो दोनों किरणें हैं ना, इसको बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे मिलती हैं, आई पे मिलती हैं। अतः आई बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। आई से मुख्य अक्ष पर लंब आई वस्तु ओ का पूरा प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब लेंस की उसी ओर बनता है जहाँ आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये आप लिख देंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए
आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए, बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा? ठीक है, तो वाहनों के पीछे का चीज़ देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वस्तुओं का सीधा, पूर्ण और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ट्रक, बसों, मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े से दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों और गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, छोटा और आभासी दिखाई देता है। ये आप लिखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है और अधिकांश भाग अपवर्तित होकर विरल माध्यम में चला जाता है। तब इस स्थिति को आपतन कोण और परावर्तन कोण से कम हो जाता है। इस स्थिति में अब यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो साथ साथ परावर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, तथा एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब परावर्तन कोण का जो मान है ना, वो 90 डिग्री हो जाता है। उस स्थिति में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है। ये नॉर्मल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, और ये चीज़ है, ये क्रांतिक कोण बनाएगा और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जब आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाता है तो इस दिशा में प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है तथा विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चित्र नंबर 3 में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मनुष्य की आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है? स्वस्थ आंख के लिए इनका मान लिखिए। ठीक है, तो देखो, निकट बिंदु आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपना समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए यह दूरी अनंत होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष क्या है? इसके प्रकार लिखिए। देखो, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती, और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं। एक निकट दृष्टि दोष और दूसरी दूर दृष्टि दोष। इनमें से किसी एक के बारे में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष को निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देख रहे हो, हर साल आता है, या तो दूर या निकट, आएगा ही आएगा इनमें से एक। देखो, दूर दृष्टि नाम का उल्टा होता है। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उनको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, दृष्टि दोष, कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। ठीक है, क्या कारण है, क्यों होता है? देखो, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ना, वो अत्यधिक हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसीलिए यह हो जाता है। निवारण कैसे है? इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे में दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये जो चीज़ बाहर बन रही है फिर ये यहाँ बन रही है, इस तरीके से निवारण हो जाता है लेंस लगाने से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका दूसरा है, जैसे धीरे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए लेंस कौन सा चाहिए, किरण आरेख द्वारा समझाइए। या तो वो आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से एक तो जरूर आएगा। ठीक है, अब ये क्या, ये इस दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य बिंदु से दूर हट जाता है। ठीक है, कारण क्या है?
ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना, दोबारा से आ गया, आई थिंक, हाँ दोबारा आ गया। तो यहाँ पर ना निकट वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा ये दूर दृष्टि दोष ना या निकट दृष्टि दोष उसने रिपीट कर दिया कंटेंट टाइपर ने। इसमें क्या होता है ना, इसका उल्टा होता है। निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन दूर का बिंदु, दूर की वस्तुएं में स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसका कारण इसका उल्टा होता है। ये जो जो कारण है ना, इसका उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर हमें लगाना होता है कौन सा लेंस, यहाँ पर हमें लगाना होता है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला जो प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है वो है नेत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए, ठीक है। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, या फिर मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है। जो आँख है ना, सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों में से एक होता है। ये एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। यह दृष्टिपटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ये आपका नेत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नेत्रोद होता है। ये हमारी पुतली होती है, ये हमारी परितारिका होती है, ये जो होता है ये स्वच्छ मंडल होता है, और ये जो होती है ये आपकी पक्षाभिपेशियाँ होती हैं। ये आपका दृष्टिपटल होता है, और ये आपकी द्विक तंत्रिका होती है, और ये कक्षा द्रव्य होता है, ठीक है। विभिन्न भाग और उनके क्या कार्य हैं। तो दृढ़ पटल होता है। मनुष्य का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी, श्वेत और दृढ़ होती है। आपने देखा है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, और इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। फिर आता है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है। भीतरी भागों में जो परावर्तन होता है उसको रोकती है। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे श्वेत पंडल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक। नेत्र गोलक, इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है, और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जैलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परिधारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली क्या करती है, यह परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है, जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है, और यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है और वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह एक रेशेदार जैलीवत पदार्थ का बना हुआ होता है। पक्षाभिपेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें, ठीक है। ये सब चीज़ें होता है। अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश की श्वेत किरण प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आता है वैनी आह पीनाला विग विग्योर, ठीक है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में व्यक्त कर देता है। यह 7 रंग है बैगनी, ठीक है, आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। तो देखो, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की जो समय दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T, और इसका मात्रक होता है एम्पियर या फिर कूलम प्रति सेकंड, और ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। चालक के विभवांतर और धारा में संबंध रखिए। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और V बराबर क्या होता है, W/Q,
और वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं? किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। विभवांतर और धारा में क्या संबंध होता है? ओम का नियम पढ़ा है ना आपने, V/I R के बराबर होता है, V/IR। चालक में विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है। यदि चालक का विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो V/I क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर क्यों लगाए जाते हैं? इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है? देखो, अमीटर परिपथ में धारा मापने और वोल्टमीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है? एक धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक के प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं और इसका मान चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। और V बराबर क्या होता है? R/I। V बराबर IR होता है ना, IR होता है। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, देखो, एक ही पदार्थ और समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न लंबाइयों के तारों का जो प्रतिरोध R लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। एक ही पदार्थ की समान लंबाई परंतु अनुप्रस्थ काट के तारों का प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, यदि समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो चालकों के तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। मतलब पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर अलग अलग पदार्थ मेटल्स हैं तो उनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। अगर जितना ताप बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र बताना है। तो विद्युत शक्ति क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो समय दर होती है ना, उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W/T। ये सूत्र है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि देखो यहाँ पर W/T है, P बराबर क्या होता है? W/T। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT होता है कि नहीं? और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो कट के P बराबर VI भी हो जाता है। अलग अलग सूत्र हैं धारा और R के पदों में। तो P बराबर क्या होता है? I²R। ठीक है, V और R के पदों में P बराबर होता है V²/R। ठीक है, ये सूत्र आपको लिखने थे। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर रखे हैं, एक वन शॉट वीडियो बना रखा और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा रखे हैं। लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा उत्पादन संबंधी सूत्र का नियम लिखिए। देखिए, यदि विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो T सेकंड में चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? Q बराबर I²RT। ये जूल में होता है। अगर 4.2 से भाग दो तो कैलोरी में आ जाते हैं। ठीक है, इस सूत्र को जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम भी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाट की परिभाषा दीजिए। किलोवाट घंटा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। ये पिछले साल पूछा नहीं गया था तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक। यह सामर्थ्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। यदि किसी कर्ता के कार्य करने की जो दर है वो 1 जूल प्रति सेकंड है तो उसकी जो शक्ति होगी वो 1 वाट कहलाएगी। इसी प्रकार यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर 1 जूल प्रति सेकंड है तो उस परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की सामर्थ्य 1 वाट कहलाएगी। ठीक है, वाट किसके बराबर होता है? एम्पियर वोल्ट के बराबर भी होता है। किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है।
1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगाओ। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। KWH ये यूनिट के बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल्बों में समान धातु समान लंबाई के 2 तंतु लगे हैं, परंतु एक बल्ब का तंतु दूसरे की अपेक्षा अधिक मोटा है। किस बल्ब की सामर्थ्य अधिक होगी और क्यों? एक अधिक मोटा है। देखो, किसी बल्ब की जो शक्ति होती है ना, उस पर लगे विभवांतर तथा प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। ठीक है, आपको पता है P बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, प्रश्न में ये बोला है चूंकि समान धातु है, धातु समान है, समान लंबाई है, तंतु का प्रतिरोध उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि जो R होता है वो 1/1/A होता है, सब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस बल्ब का तंतु मोटा है उसका प्रतिरोध कम होगा, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा ना प्रतिरोध उतना कम होगा। मोटा है यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A के। तो इसी कारणवश जिस बल्ब का तंतु मोटा है उसका प्रतिरोध कम और जिस बल्ब का तंतु पतला है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हर साल आता है, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो ओम का नियम क्या है? इसके नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि जो V होता है ना वो समानुपाती I होता है। ठीक है, V समानुपाती क्या होता है, I होता है। और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है। ठीक है, ये स्थिरांक को हम R कहते हैं। R क्या होता है, प्रतिरोध। R क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध, यानी कि V बराबर IR हो जाता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसका सत्यापन भी आता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखो इस प्रयोग के लिए क्या करते हैं, ये चित्र बनाना होगा। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र के अनुसार लगाते हैं। ये बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, अमीटर है, प्रतिरोध तार है और यहाँ पर लगाना होगा वोल्ट मीटर। एक ही सर्किट में लगा दिया। प्रयोग करने के लिए कुंजी को लगातार और कुंजी को लगाकर, ये कुंजी है स्विच, धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं और धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। ठीक है, धारा का मान बदलकर अमीटर जो आपने लगा रखा है, जो वोल्ट मीटर आपने लगा रखा है ना, इनका पाठ्यांक पढ़ते हैं। ठीक, कितनी रीडिंग आ रही है। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर, देखो विभवांतर को इस दिशा में और धारा को इस दिशा में लेकर क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि ये सरल रेखा आता है, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ एक से सीधी रेखा आएगी, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, सरल रेखा है क्योंकि नियत है तभी सरल रेखा है। अगर घटती बढ़ती रहती तो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता, क्योंकि एकदम नियत है इसी वजह से एक सीधी रेखा बनी है। ठीक है, तो उस नियम का पालन करता है ये। अगला क्वेश्चन जो इसमें से एक तो आएगा ही आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, दोनों का प्रूफ करने के एक के लिए आएगा या और डेरिवेशन आएगा, नहीं तो क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो मैंने अलग से वीडियो बना के पढ़ा रखा है। ठीक है, डेरिवेशन भी मैंने अलग से बना के पढ़ा रखा है, लेकिन नहीं कर देते। देखो सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम की। संयोजन में श्रेणी क्रम प्रतिरोध का जो होता है ना, 3 प्रतिरोध लेके मैं चल रहा हूँ। चित्र भी मैंने आगे मैं चित्र बना देता हूँ। चित्र क्या है, जैसे कि श्रेणी क्रम है ना, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने ले लिया 3 प्रतिरोध। इसका आखिरी सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में जब किसी प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसका जुड़ा हुआ होता है ना, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है तो
ठीक है। कहते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाए। किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे। यह संयोजन चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र मैंने बना दिया, उन्होंने तो लगाया नहीं। हमने माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। ठीक है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर, ये सेल भी मैंने लगा दी है, ठीक है, जोड़ा गया है। और इसमें क्या है, माना प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वो V1, V2, V3 है। इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3 है। तो ओम के नियम से सॉरी ओम का नियम लगाओगे तो इसमें क्या लग जाएगा, V1 बराबर IR1, इसमें क्या लग जाएगा V2 बराबर IR2 और इसमें क्या लग जाएगा V3 बराबर IR3। एक ही बैटरी लगी है तो कुल विभव V बराबर क्या होगा, कुल विभव लिख देंगे। मैंने अलग से वीडियो बना के करा रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल में। तो यहाँ लिख दोगे कुल विभव V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2, V3 के मान रख दोगे पीछे से यहाँ से। और V का मान भी क्या होता है, IR, और V1 के मान भी रख दिया मैंने, IR1, IR2, IR3। I को बनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बचेगा R1, R2, R3। V का मान उठा के रख दिया IR, देखो I से I फिर कट जाएगा और ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, एक के नीचे एक होता है। समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का संयोजन चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध, ठीक है, ए और बी के बीच में 2 जुड़ा हुआ होता है और उन दोनों बिंदुओं के बीच में सेल को जोड़ दिया जाता है। देखो एक के नीचे ना एक रहेगा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर का मान V होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो R1, R2, R3 में क्रमशः जो धारा बह रही है I1, R2, I3 बह रही है, तो ओम के नियम से अलग अलग धाराएं बह रही हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R होता है ओम के नियम से। तो I1 हो जाएगा V/R1, I2 हो जाएगा V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। ठीक है, तो कुल धारा इसमें क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये I1, I2, I3 के मान हमने यहाँ रख दिए। ऊपर से क्या ओवरनिष्ठ है, V ओवरनिष्ठ है, V ओवरनिष्ठ आ जाएगा, अंदर ये बचा। फिर I का मान रख देंगे V/I, ये हमने रख V/R। I का मान रखेंगे ना, I का मान क्या होता है V/R, यहाँ रखेंगे तो B से भी कैंसिल और ये बच जाएगा सूत्र। दोनों में से एक तो ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में पक्का। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है। सो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया 19 तक पूछा गया है, इस साल क्या बता जाए। कहते हैं विद्युत सामर्थ्य किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, पहले शक्ति क्या होता है वो मैंने लिख दिया। परिपथ तो P बराबर क्या होता है W/T, ये सूत्र हो गया। और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, यदि परिपथ में वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर धारा t सेकंड तक प्रवाहित होता है तो वह ऊर्जा W बराबर VIT होता है। W बराबर क्या होता है VIT। तो W की जगह पे ये मान रख दूँ VIT, इसकी जगह पे मैंने मान रख दिया VIT। तो T से T कटा, P बराबर क्या आ गया VI, P बराबर क्या आ गया VI। और आप जानते हैं V बराबर क्या होता है IR ओम के नियम से। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या था P बराबर VI, तो मैंने V की जगह पे क्या रखा R और गुणे में था I गुणा I क्या हो जाएगा I²R। तो ये सूत्र बन गया। ठीक है, और आप जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R। ठीक है, I बराबर क्या होता है V/R, तो ये मान में रख दूंगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ के V/R तो V², R रखा है तो R का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे में ऑलरेडी क्या है R है,
तो एक आर क्या होगा कम, तो पी का मान क्या हो जाएगा v²/r। ठीक है, तो बट्टे में आर है ना, यानी कि पी जो होता है, शक्ति जो होता है, वो प्रतिरोध के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से हो गया, एग्जाम में साल आ सकता है। इसमें मैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लेना भूल गया हूँ, तो बच्चों वो ले लेना, उनमें से एक एग्ज़ाम में तो पक्का आएगा। ठीक है, हालांकि मैंने मॉडल पेपर जो सॉल्व कराए हैं उन पे मैंने करा दिया है उन चीज़ों को, लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या फिर बाएं हाथ के नियम से एक ज़रूर आते हैं, तो उसको भी देख लेना। मॉडल पेपर में मैंने करा रखा है। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। दाएं हाथ का अंगूठा इस तरीके से पकड़ते हैं ना, ये तार है, तो ऊपर ये धारा की दिशा को बताते हैं। ठीक है, और ये जो ऐसे है ना, ये वाली इस दिशा चुंबकीय बल रेखा को बताता है। यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, ऐसे पकड़ोगे ना तो तार के अंदर पकड़ लो मुट्ठी में तार को, है ना, तो अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा, ये जो अंगूठा है ना वैद्युत धारा की दिशा ऊपर की, तो जो अंगुलियों की दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। ये जो अंगुलियां होती हैं ये होते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगला क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत भाग बल को परिभाषित कीजिए। देखो, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, तो उस परिपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। उस उत्पन्न विद्युत भाग बल को प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। MCB को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। पहले विद्युत फ्यूज बहुत लगता है, लेकिन अब MCB लगता है। देखो, MCB को प्रयोग करना फ्यूज की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि विद्युत परिपथ में लघुपतन होने पर, अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे बार बार मोड़ना पड़ता है। इसके विपरीत MCB में से अधिक धारा प्रवाहित होने पर या विद्युत परिपथ में लघुपतन होने पर इसका स्विच ऑफ हो जाता है, जिसे आसानी से ऑन कर दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग आसान है, सुविधाजनक है ये। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, वो है बायो-सेवर्ट नियम। ये क्लास 12th का है टॉपिक है, आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th में भी बच्चों को प्रूव करने के लिए आते हैं। देखो, बायो-सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक एक छोटे खंड डेल एल पर किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है। ठीक है, वो विद्युत धारा के भी समानुपाती होती है, और वो चालक खंड के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और धारा की दिशा और बिंदु के बीच के कोण के ज्या की भी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इन चारों समीकरणों को साथ में लिख दोगे। ऊपर क्या है, I, ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा, ठीक है, ये L, तो सबको एक साथ में लिखेंगे तो B बराबर क्या हो जाता है, I डेल L साइन थीटा। ठीक है, यहीं तक लिखो, क्योंकि आगे का जो प्रोसीजर है ना वो क्लास 12th के हिसाब से इतना लिखोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। ये पेज है ना, इसको पकड़ोगे इस तरीके से तो ये चुंबकीय बल रेखा को दिखाएगा, और ये वाली अंगूठा जो है ना, अंगूठा वो तार की धारा को दिखाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होता है। अगर आपके पास ये चुंबक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर समदूरस्थ होती हैं, और असमान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की सघनता ही अधिक व कहीं कम होती हैं। जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ कम बल रेखाएं होती हैं और वहाँ पर कम होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के क्या गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं
और वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करती हैं। चुंबक के अंदर से आती हुई पुनः दो जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शिकाएं खींची जा सकती, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि असंभव है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? डायरेक्ट करंट कहते हैं वह विद्युत धारा जिसका परिमाण नियत रहता है और परिपथ के किसी बिंदु में से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है, दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है ऊपर नीचे। विद्युत जनित्र द्वारा प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण व समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वह एक ज्या साइन कर्व के रूप में आती है। अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे ना तो साइन का जो ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे इस तरीके से आती है, और इसका जो ग्राफ होता है वो एकदम सीधी रेखा होती है। अब आ रहा है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बड़े मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आएगा। ठीक है, देखते हैं। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसकी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, और कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होने के कारण वह घूमने लगती है। और मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत यह है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल बाएं परिपथ और कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग धारा बहती है, और जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अनुसार कार्य करती है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये प्रमुख अंतर है। अगला क्वेश्चन है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला जो बल किन कारकों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए आवश्यक सूत्र क्या होता है? तो F बराबर होता है QVB sin थीटा। ठीक है, QVB sin थीटा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल कण के आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग और ठीक है, और इसकी दिशा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण पर निर्भर करता है। यदि किसी गतिशील आवेशित कण का आवेश Q, वेग V और तीव्रता B हो और इनके बीच का कोण थीटा हो तो इस पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर BQV sin थीटा होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लंबवत और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो आप जानते हैं जो F बराबर होता है सूत्र इस स्थिति में वो क्या होता है? F बराबर BI L sin थीटा होता है। ठीक है, यदि L लंबाई का धारावाही चालक जिसमें प्रवाहित धारा I चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल F बराबर BI L sin थीटा होता है। तो पहले क्वेश्चन, अगर समानांतर का केस लोगे तो समानांतर केस लेने पे जो थीटा का मान है ना वो शून्य होगा, और साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो किसी से भी गुणा करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? शून्य होगा। और लंबवत रखोगे तो थीटा 90 आएगी, और यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? BIL, और इस दिशा में सबसे अधिकतम बल लगता है इस स्थिति में। और 60 डिग्री कर दोगे तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इससे गुणा कर देंगे तो BIL का √3/2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है? प्रयोग द्वारा इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? देखो, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण
उत्पन्न विद्युत भाग बल को प्रेरित विद्युत भाग बल और उत्पन्न धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का प्रयोग है इसमें, ठीक है। ये जो फैराडे का प्रयोग है ये धारा मापी है, इसमें उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। प्रयोग क्या है देखो, कह रहे तांबे के तार की गत्ते के खोखले बेलन पर एक कुंडली बनाकर धारा मापी से जोड़ते हैं। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर को तेजी से ले जाया जाता है तो धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है। जब इस चुंबक को वापस कुंडली से दूर हटाते हैं तब भी धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु वह पिछले विक्षेप से विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। यदि इस कुंडली की और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाया जाए तो और दूर हटाया जाए तो भी धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु यह विक्षेप चित्र ए, ये वाला जो है ना बच्चों ए, ये देखो ये विक्षेप हो रहा है, इधर है फिर इधर है फिर इधर है फिर इधर है, देख रहे हो। परंतु यह विक्षेप चित्र ए व बी वाली दिशा की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। ये वाला इधर हुआ था, ये वाला इधर हुआ था, अब ये वाला इधर हो रहा है, ठीक है। धारा मापी में विक्षेप तभी तक होता है जब तक चुंबक व कुंडली में आपेक्षिक गति होती है। दोनों के स्थिर रहने या दोनों के समान वेग से एक दिशा में चलने पर धारा मापी में विक्षेप नहीं होता है। चुंबक को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारा मापी में विक्षेप उतना ही अधिक होता है, तथा यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, ये जो फेरे होते हैं इनको अगर बढ़ा दी जाए तो धारा मापी में विक्षेप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है फैराडे के नियम। फैराडे के ये जो क्वेश्चन है ना ये 12th लेवल का भी है और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है, इस साल एग्जाम में भी आ सकता है। तो प्रथम नियम क्या है, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अभी मैंने बताया अभी। द्वितीय नियम, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण कुंडली में होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की अनुक्रमानुपाती होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैंने बोला था, तो या फिर बाएं हाथ का नियम एक एग्जाम में ज़रूर आएगा। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगुली जो होता है ना अंगूठा, तीनों को एक दूसरे को इस तरीके से फैलाएंगे एक दूसरे के लंबवत हो, तो जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, अंगूठा चालक की गति को, और मध्यमा जो होता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कह रहे निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये जो थर्ड वाला पोर्शन है ये एग्जाम में काफ़ी बार आए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, देखो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने चुंबकीय क्षेत्र के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम को उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को एक दूसरे को प्रेरित धारक चालक की गति के लंबवत इस प्रकार रखें कि अभी जो बताया मैंने, ठीक है, वो बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, आएगा क्वेश्चन ज़रूर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, ठीक है। इसे रट लीजिएगा। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सिद्धांत तो रट लो, इसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित की जाती है, और ये बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। और ये चित्र बना लो, ठीक है। ये चित्र है, ये आर्मेचर है, ये ब्रश है, ये विभक्त बल है, ये बैटरी है। विद्युत मोटर का चित्र सिंपल तरीके से बना रखे हैं, ठीक है। रचना में जब आएगा ना तो ये चित्र ही बनाना है। ये सब ये क्षेत्र चुंबक के बारे में ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चित्र बनाना है। अब आ जाओ कार्यविधि। कार्यविधि समझने के लिए देखो चित्र मैंने साइड में लगा दिया है, एकदम बेस्ट तरीका है। जब बैटरी से
कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखो ये बैटरी है, इसमें क्या प्रवाहित कर दिया मैंने, विद्युत धारा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजा ए बी पर एक बल नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर एक बल लगेगा, तथा भुजा सी डी पर एक बल ऊपर की ओर लगता है। इस पे नीचे की लग रहा है, इसमें ऊपर की ओर लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत एक बल लग रहा है। इन दोनों बलों से बना बल युग्म के कारण कुंडली बाईं दिशा में घूमने लगेगा। ये जो कुंडली है ना, ये बाईं दिशा में घूमने लगेगा। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त बल है, ये जो विभक्त बल है ये भी घूमने लगते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव, ये जो बैटरी लगी है ना इधर, धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। इस ब्रुश के द्वारा ना बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, तथा ऋण ध्रुव, ये जो ऋण ध्रुव है ये दाएं वाले ब्रुश से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है और इस तरीके से काम चलता रहता है। उपयोग क्या है इसका? वैद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण में होता है। इसके द्वारा बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र। ये हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। ये विद्युत जनित्र का चित्र है। तो क्या होता है विद्युत जनित्र? यह वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सिद्धांत क्या है? जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में धारा तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में वह यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब ये देखो, ये चित्र है, ये दो चुंबकीय, ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला है, इसके बीच में ये लगा पड़ा है, ये ब्रुश है और ये वलय लगे पड़े हैं, देख रहे हो, और ये गैल्वेनोमीटर है, ये दूरी है। कार्यविधि चित्र बना के पढ़ो। देखिए जो प्रारंभिक अवस्था में हमारी कुंडली है वो ये है, ठीक है, ABCD। एक कुंडली ABCD चुंबक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त घुमाई जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये इसके बीच रखती हैं और इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में। तो भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। फ्लेम का दाएं हाथ के नियमानुसार लगाने पर कुंडली में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है और बाह्य परिपथ में B2 से B की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आधे घूर्णन के बाद CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर आ जाता है। कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदलकर अनुदिश इस मतलब एक बार ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, एक बार नीचे के डायरेक्शन में लगेगा और बाह्य परिपथ में B से B2 की दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, ठीक है। ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये वाला नीचे। तो इस जब आधा ऊपर आधा नीचे, तो जब विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है। और इस तरीके से ये कार्य करता रहता है। यहाँ पे जो ब्रुश लगे हैं ना, एक ब्रुश यहाँ पर लगा है, एक ब्रुश यहाँ पर लगा है, इसका क्या कार्य होता है? ब्रुश B1 और B वलयों R1 और R2 पर दबाव रखा जाता है, जो कुंडली में प्रेरित धारा को बाह्य परिपथ में पहुंचाने से सहायक होता है। ये इसके कार्य हैं, ठीक है। आराम से हो गया। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसको ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, बड़े नंबर स्पेशली, ठीक है। अति लघु उत्तरीय तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जो बड़े नंबर में आते हैं, जो छोटे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय नहीं बताए, विस्तृत उत्तरीय बताए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।